हेलो बच्चों, आप सभी को आपके अपने इस सरल ज्ञान यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसा कि आपको पता होगा कि अभी जो सेशन चल रहा है वो जीव विज्ञान विषय का चल रहा है और इससे पहले मैं 2 सेशन लेके आ चुका हूँ। दोनों सेशन को बहुत सारा आप लोगों की तरफ से प्यार मिला और मैं इसीलिए आज तीसरा सेशन जीव विज्ञान विषय का ही है और उसी चैप्टर आप पिछले सेशन में कर रहे थे, इसमें बहुत सारे प्रश्न हो चुके हैं और बहुत सारे प्रश्न अभी होंगे। तो यही जैव प्रक्रम अध्याय जो है उसी का आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखने को मिलेंगे। मैं फिर से बता देना चाहता हूँ कि ये सेशन वो सभी बच्चे देख सकते हैं जो बिहार बोर्ड से अपनी तैयारी को कर रहे हैं, वो भी कर सकते हैं और साथ ही साथ जो भी NCERT SCERT को फॉलो करते जा रहे हैं वो भी ये सेशन को देख सकते हैं। ज़रूर ही उनको ये लाभ देखने को मिलेगा। तो चलिए आते हैं और हम सेशन को शुरू करते हैं। तो आज का जो सेशन है वो तीसरा सेशन है, यानी सेट नंबर 3 हम ये कह सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और आज के पहले प्रश्नों पे आते हैं। तो आज का पहला प्रश्न, कूटपाद किसमें पाया जाता है? कूटपाद किसमें पाया जाता है? तो आप बताइए कौन से ऑप्शन हो जाएंगे। ऑप्शन ए पैरामीशियम में, ऑप्शन बी यूग्लिना में, ऑप्शन सी अमीबा में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो मैं थोड़ा सा समय देता हूं, आप ज़रूर बताएं कि कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। चलिए मैं बता देता हूं। कूटपाद ये अमीबा में देखने को मिलता है। किसमें देखने को मिलता है? अमीबा में। तो ये इसका जो ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा। और ये जो कूटपाद होता है इसकी सहायता से अमीबा क्या करता है? अपने भोजन को ग्रहण करता है। कहीं कहीं पे आपको कूटपाद या पादाभ भी देखने को मिलता है। ये 2 हिंदी शब्द का प्रयोग आपको देखने को मिलेगा। तो क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? अमीबा। अब बात करते हैं इसमें 2 जुड़े और ऑप्शन के, जो कि आपको पैरामीशियम देखने को मिल रहा होगा और यूग्लिना। ये होते क्या हैं? तो अगर हम पैरामीशियम की बात कर ले तो पैरामीशियम क्या है? तो यह एक कोशिकीय जीव होता है। क्या होता है? यह एक कोशिकीय जीव होता है। और साथ ही साथ अगर यूग्लिना की बात कर ली जाए तो ये भी होता है एक कोशिकीय जीव। दोनों जो होते हैं ये एक कोशिकीय जीव होते हैं और दोनों आपको एक ही जगत के अंतर्गत देखने को मिल जाएंगे। आपको जीवों का वर्गीकरण एक चैप्टर आगे आने वाला है, तो उसमें आपको ये देखने को मिलेगा कि ये दोनों जो हैं प्रोटिस्टा जगत से जुड़े देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन के बारे में मैं ये बता चुका हूँ और इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो अब चलते हैं हम अगले प्रश्नों पे। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? ऑप्शन ए संयोजन क्रिया के द्वारा, ऑप्शन बी अपघटन के द्वारा, ऑप्शन सी प्रकाश संश्लेषण के द्वारा या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आप बताइए कौन सा ऑप्शन होगा। देखिए ध्यान से पढ़िएगा तो आपको इसी में जवाब देखने को मिलेगा। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है, तो इस हिसाब से इसका जो आपको ये देखना है कि ऑक्सीजन की बात हो रही है तो संयोजन क्रिया अपघटन ये सब कोई मिलता जुलता इससे है नहीं। लेकिन प्रकाश संश्लेषण जहाँ पे आपको ये ऑक्सीजन देखने को मिलता है, एक ऐसी प्रक्रिया होती है जहाँ पे आपको पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं और भोजन बनाने के साथ ही साथ क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, हमें जब भोजन बनाते हैं तो उत्पाद के रूप में वो ऐसे भोजन के रूप में वो ग्लूकोज को ग्रहण कर लेते हैं, जिसको हम शर्करा वगैरह भी कहते हैं। और साथ ही साथ वो हमें ऑक्सीजन को भी देखते हैं, यानी उत्पाद के रूप में आपको ऑक्सीजन और ग्लूकोज दोनों देखने को मिल जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। एस्टोमाटा, एस्टोमाटा किस अंग में पाया जाता है? एस्टोमाटा किस अंग में पाया जाता है? ऑप्शन ए पत्तियों में, ऑप्शन बी जड़ में, ऑप्शन सी तना में या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग एस्टोमाटा के बारे में आप सभी जानते हैं, मैं इससे पहले वाले सेशन में भी बता चुका हूँ। तो एस्टोमाटा कुछ नहीं, वही रंध्र को एस्टोमाटा कहा जा रहा है, जिसको हम रंध्र भी कहते हैं हिंदी में, है ना। यही तो रंध्र है, इसी को हम लोग कहते हैं एस्टोमाटा।
तो सिंपल सी बात है, इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, पत्तियों में देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए। अब चलते हैं अगले प्रश्नों पे। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? ऑप्शन ए क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश, उपरोक्त सभी। कौन से ऑप्शन हो जाएंगे? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी होगा, क्योंकि ये जितने ऊपर वाले प्रश्न हैं, सॉरी ऑप्शन ए, सारे प्रश्न स्वपोषी पोषण को के लिए आवश्यक है। क्लोरोफिल की बात कर लिया है। स्वपोषी पोषण क्या? जो कि अपना भोजन क्या कर ले, वो खुद से बना ले, ना कि दूसरों पे वो निर्भर करके रहे, तो वही क्या कहलाते हैं? वैसे पोषी पोषण जो अपने तरीके से भोजन, अपने तरीके से, यानी किसी पे बिना बिना किसी पे निर्भर रहे हुए अपना भोजन वह स्वयं बना लेते हो, वही क्या कहलाते हैं? स्वपोषी पोषण कहलाते हैं। और जो ये स्वपोषी पोषण में जैसे पेड़ पौधे, इसका सबसे बहुत बड़ा बढ़िया एग्जाम्पल आप देखने को मिले। पेड़ पौधे क्या करते हैं? तो ये भोजन के लिए क्या करते हैं? बनाने के लिए वो क्या, उनके पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल रहता है। फिर उसके बाद क्या करते हैं? बाह्य वातावरण से वो कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेते हैं, साथ ही साथ वो बाह्य वातावरण से ही आपको सूरज की रोशनी भी ले लेते हैं। और जड़ क्या करता है? वो जल दे देता है, और साथ में जब अभिक्रिया होती है तो ये एक प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया देखने को मिलती है, और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के बाद आपको भोजन वो ग्लूकोज के रूप में प्राप्त कर लेते हैं, और साथ ही साथ बदले में हमें ऑक्सीजन भी दे देते हैं। तो इस हिसाब से इसका आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा, यानी उपरोक्त सभी। ये तीनों जो ऑप्शन हैं इसके लिए आवश्यक है। चलते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न है, जठर ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? तो जठर ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन ए अमाशय में, ऑप्शन बी अग्नाशय में, ऑप्शन सी यकृत में, या ऑप्शन डी आँख में। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन ए होगा, अमाशय। अमाशय में ग्रंथि पाई जाती है। ये अमाशय के आंतरिक हिस्से में आपको देखने को मिलेगा, यानी कि जठर ग्रंथि, यानी कि तीसरे भाग, शायद अमाशय के तीसरे भाग, जिसको हम लोग पाइलोरिक के नाम से भी जानते हैं, उस वाले भाग में आपको जठर ग्रंथि देखने को मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं जठर ग्रंथि। तो ये जो जठर ग्रंथि है वह 3 तरह के एंजाइम को निकालता है। कितने तरह के एंजाइम को? 3 तरह के एंजाइम को यह निकालता है। एक एंजाइम जो होता है, ये होता है आपको पेप्सिन, पेप्सिन देखने को मिलेगा। ये जो पेप्सिन होता है, ये क्या करता है? प्रोटीन को पेप्टोन में बदलने का काम करता है। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि हम जो खाना खाते हैं, यानी भोजन को जब हम ग्रहण वगैरह करते हैं, तो भोजन में उपस्थित हम सभी पोषक तत्वों को ग्रहण करते हैं। कार्बोहाइड्रेट भी खाते हैं, है ना, वसा का भी सेवन करते हैं, प्रोटीन का भी सेवन करते हैं, है ना, सभी चीज़ों का सेवन करते हैं। तो उस हिसाब से जब प्रोटीन के पचने की बात अगर की जाए, तो प्रोटीन का अगर कहीं पे भी पाचन होता है मानव शरीर में, तो आपको ये याद रखना है कि ये जठर ग्रंथि से ये जो एंजाइम निकलते हैं, ये पहला एंजाइम होता है पेप्सिन। यही पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को तोड़ता है, क्योंकि प्रोटीन इतनी आसानी से नहीं पचता है, तो प्रोटीन को तोड़ तोड़ के पचाया जाता है। तो ये जो प्रोटीन को पचाने के लिए अलग अलग तरह के एंजाइम देखने को मिलेंगे। आपको आगे भी देखने को मिलेगा, जठर ग्रंथि से जैसे भोजन आगे की ओर बढ़ता है, तो आपको अग्नाशय में भी आपको एक और एंजाइम देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद लास्ट में जाके छोटी आंत पे भोजन पुनरुपेन पाचन होता है, तो वहाँ पे भी प्रोटीन आपको पचते हुए देखने को मिलेगा। तो पेप्सिन जो एंजाइम होता है, जो कि प्रोटीन को क्या करता है? पेप्टोन में बदलने का काम करता है। किस में बदलने का काम करता है? पेप्टोन में बदलने का काम करता है। दूसरा जो एंजाइम होता है, आपको हम ये कह सकते हैं कि रेनिन होता है। क्या होता है? रेनिन होता है। ये क्या करता है? दूध में उपस्थित जो प्रोटीन होते हैं, जिसको हम लोग केसीन के नाम से भी जानते हैं, मतलब दूध वगैरह का जो सेवन करते हैं, तो वो दूध में उपस्थित जो प्रोटीन होता है, उसमें उपस्थित जो केसीन होता है, उसको जमाने का काम करता है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि दूध को दही में बदलने का, क्योंकि दूध जब जम रहा है तो सिंपल सी बात है दही में बदल रहा है, यानी कि दूध को दही में बदलने का काम कर रहा है। एक भाषा में हम ऐसे भी याद कर सकते हैं, है ना। तो दूध में उपस्थित प्रोटीन, जो कि केसीन के नाम से जाना जाता है, उसको जमाने का काम करता है।
तो रेनिन का ये कार्य होता है। अब तीसरा जो होता है, आपको तीसरा एंजाइम देखने को मिलता है जिसको हम कहते हैं लाइपेज। क्या कहते हैं? लाइपेज। तो ये जो लाइपेज होता है ये भी एंजाइम है जो कि जठर ग्रंथि से ही स्रावित होता है और इसका काम है वसा का पाचन करना। मतलब लाइपेज जो होता है वसा का पाचन करना। तो पहला जो कि आपको पता, मैंने बताया जठर ग्रंथि से 3 तरह के एंजाइम देखने को मिलते हैं, एक पेप्सिन, दूसरा रेनिन, तीसरा लाइपेज। यानी कि पेप्सिन, रेनिन, लाइपेज। पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन में बदलने का काम करता है, रेनिन दूध में उपस्थित प्रोटीन यानी केसिन को जमाने का काम करता है, लाइपेज जो कि वसा का पाचन करता है। तो आप ये तीनों पॉइंट जरूर याद रखिएगा, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण है और साथ ही साथ मैं जो बता रहा हूँ उसको आप लोग नोट डाउन जरूर करते चलिए, क्योंकि मैं ये हर वीडियो के लास्ट में बताता हूँ। जब भी आप बैठिए तो सेशन को देखने से पहले तो आप अपने पास पेन और एक नोटबुक जरूर रखिए और जो भी ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, बिंदु है, इसको आप अपने नोटबुक में आप नोट कर सकते हैं। तो ये एक छोटे छोटे पॉइंट के साथ साथ आप एक अच्छा संग्रह तैयार कर सकते हैं। आने वाले एग्जाम में आपको बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अपने आप बनते हुए दिखेंगे। ये तो सेशन से ही मिल रहा है आपको, तो ये बनानी चाहिए आप लोगों को। ठीक है, चलिए, तो इसका जो 5वां क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा अमाशय। चलते हैं हम अगले प्रश्नों पर। अगला प्रश्न है, यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? अब यूरिया की बात कर ली जाए, कहाँ से प्रवेश होती है, तो भाई पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए यकृत से, बी फेफड़ा से, सी श्वास नलिका से, डी हृदय से। तो बताइए कौन सा ऑप्शन होगा आप लोग? चलिए मैं बता देता हूँ, इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यकृत से। अब ये यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है, इसको पूरे अच्छे तरीके से हम समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर हो गया तो मैं एक दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप ऐसे प्रश्न कभी नहीं आपके छूटेंगे एग्जाम में। तो बात करते हैं यूरिया रक्त में प्रवेश कहाँ से करते हैं। पहले ये जानना है कि यूरिया बनता कैसे है शरीर में, ये भी तो जानना जरूरी है ना। तो मैं ये बता देता हूँ कि यूरिया जो है यकृत में बनता है। कहाँ बनता है? यकृत में बनता है। अब ये यकृत में कैसे बनता है? तो प्रोटीन जब टूटता है, प्रोटीन जब शरीर में क्या होता है, टूटता है, तो टूटने के साथ साथ वो क्या होता है, वो यूरिया का निर्माण करता है। आप ऐसे समझ लो कि यूरिया जब प्रोटीन में टूटता है तो टूटने के बाद वह एक रूप में बदलता है जिसको हम लोग अमोनिया कहते हैं। क्या कहते हैं? अमोनिया। अब ये अमोनिया क्या होता है कि जब रक्त में प्रवेश करता है, यानी कि यकृत के द्वारा ही प्रवेश करता है, यकृत के द्वारा प्रवेश करता है, तो अमोनिया यूरिया में बदल जाता है। यानी रक्त में प्रवेश करने के साथ क्या होता है, ये अमोनिया यूरिया में बदल जाता है और साथ ही साथ रक्त के साथ पूरे शरीर में फैल जाता है। अब क्या होता है कि ये पूरे शरीर में फैल गया, तो अब क्या बात है कि भाई पूरे शरीर से फैलते फैलते रक्त कहाँ पहुँचेगा, क्योंकि अभी तक तो यूरिया हमारे शरीर में अगर रहेगा तो कहीं ना कहीं हानि पहुँचाएगा, तो उसको तो निकलना है। तो आप ऐसे कह सकते हो कि यूरिया सारे शरीर में फैलते फैलते फिर क्या होता है, रक्त के साथ फैलते फैलते वो पहुँचता है वृक्क में। कहाँ पहुँचता है? वृक्क, जो कि आपको पता है कि उत्सर्जी अंगों के तौर पे देखा जाता है। अब उत्सर्जी अंगों के तौर पे हम इसको जानते हैं। तो वृक्क में पहुंचने के साथ क्या होता है, वृक्क के अंदर आपको पता है कि संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई का एक आपको जटिल अंग देखने को मिलता है, जिसको हम लोग नेफ्रॉन के नाम से जानते हैं। और ये जो नेफ्रॉन होता है क्या करता है, रक्त को छानने के साथ साथ छान के रक्त में उपस्थित जो भी अपशिष्ट पदार्थ जैसे कि यूरिया हो गई और भी अन्य चीज़ हो गई, इसको छान के क्या करता है, बाहर निकाल देता है और फिर पुनः रक्त को साफ करके क्या कर देता है, वृक्क ये रक्त को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचा देता है। तो इस प्रकार से क्या होता है कि यूरिया मतलब सॉरी मैं क्या बता रहा था, हाँ, रक्त साफ होता है। तो क्वेश्चन के हिसाब से यूरिया रक्त में प्रवेश कहाँ करता है, तो यकृत में। तो इसका तो आंसर यही हो गया। लेकिन यूरिया का पूरा मैं प्रोसेस बता दिया कि ये यकृत में बनता है प्रोटीन के टूटने से, और प्रोटीन जब टूटता है तो अमोनिया में बदलता है, और ये अमोनिया क्या होता है,
मतलब रक्त में जब मिल जाता है तो रक्त में मिलने के साथ साथ ये यूरिया के रूप में, और फिर ये घूमते फिरते शरीर के साथ घूमते फिरते शरीर के विभिन्न भागों से घूमते फिरते पहुंच जाता है आपके वृक्क में यानी किडनी में, और फिर वहाँ पे उत्सर्जित होके यूरिया शरीर से बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। अब हम अगले प्रश्नों पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? जैसे कि मैं पिछले ही प्रश्न में अभी बता चुका हूँ कि क्या कहते हैं। तो ऑप्शन ए मूत्रवाहिनी, ग्लोमेरुलस, बोमेन संपुट या नेफ्रॉन। तो ये मैं पहले इसका आंसर पिछले ही प्रश्न में दे चुका हूँ, तो आप बता सकते हैं कि कौन सा आंसर हो जाएगा इसका। इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा डी, ऑप्शन डी, नेफ्रॉन, यानी कि वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई। तो मैं अभी जस्ट पिछले ही प्रश्न में बता रहा था कि वृक्क के अंदर जो वो जो संरचना होती है जिसको हम लोग कहते हैं नेफ्रॉन, ये संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई होती है, यानी कार्य करती है वृक्क के अंदर में रह। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा नेफ्रॉन। अब चलते हैं हम अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न है, रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है? ऑप्शन ए आरबीसी, बी डब्ल्यूबीसी, सी प्लेटलेट्स, डी इनमें से कोई नहीं। कौन सा आंसर होगा इसका, बता सकते हैं आप लोग। रक्त का थक्का बनाने में क्या सहायक होता है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका, प्लेटलेट्स। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा प्लेटलेट्स। अब बात करते हैं रक्त से जुड़े कुछ अन्य बातों की, क्योंकि अगर मैं अभी इसके बारे में बता दे रहा हूँ तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि रक्त से जुड़े आने वाले जो भी प्रश्न आएंगे आपको, वो आपको कभी भी गलत नहीं होंगे। तो ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा, और जो भी मुख्य बिंदु होगा उसको नोट डाउन करते हुए चलिएगा। ठीक है, तो अब हम कुछ जो बात बता रहे हैं उसको ध्यान से सुनिए। अब रक्त के बारे में बता दें तो रक्त में क्या क्या चीज़ उपस्थित होता है। आपको आरबीसी भी देखने को मिलता है, डब्ल्यूबीसी भी देखने को मिलता है, डब्ल्यूबीसी भी देखने को मिलता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स वगैरह भी देखने को मिल जाते हैं, है ना। तो कहने का मतलब कि ये तीनों रक्त में उपस्थित होते हैं। कहाँ कहाँ उपस्थित होते हैं? रक्त में उपस्थित होते हैं। और ये है क्या, चलिए एक एक करके हम इसके बारे में बात करते हैं। अब बात करते हैं हम आरबीसी। आरबीसी क्या होता है? इसको अगर हम तोड़े, इसका डिटेलिंग करें तो रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल यानी कि लाल रक्त कोशिका, हम इसको ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, अब आरबीसी का एक और नाम देखने को मिलता है जो कि आप लोग जरूर याद रखिएगा, कहीं कहीं पे देखने को मिलता है। इसका नाम होता है एरिथ्रोसाइटस। क्या नाम होता है? एरिथ्रोसाइटस। अब ये आरबीसी कहाँ बनता है? तो आरबीसी यानी कि सिंपल ऐसे समझ लो कि रक्त बनता है अस्थि मज्जा में, यानी कि बोन मैरो में बनता है। तो सिंपल सी बात है कि जब रक्त ही अस्थि मज्जा में बन रहा है तो आरबीसी कहाँ बनेगा? ये भी अस्थि मज्जा में बनेगा। तो आरबीसी जो बनता है वो कहाँ बनता है? अस्थि मज्जा में बनता है। और आरबीसी में उपस्थित होते हैं हीमोग्लोबिन। ये हीमोग्लोबिन क्या होता है? तो हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है। क्या है? प्रोटीन है, जो कि रक्त का जो लाल रंग होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण ही होता है। अब हीमोग्लोबिन का क्या काम? तो ये क्या करता है? फेफड़ों से ऑक्सीजन को लाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस ले जाता है, यानी कि ऑक्सीजन को लाना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करना, इसके परिवहन में क्या करता है? यह सहायता करता है। और इसकी जीवन अवधि की बात कर ली जाए तो इसकी जीवन अवधि लगभग 120 दिनों की होती है। कितने दिनों की? 120 दिनों की। अब इससे जुड़े कुछ स्वास्थ्य संबंधित बात कर ली जाए तो आरबीसी की आपको अगर आरबीसी की संख्या अगर कम हो जाती है हमारे शरीर में तो आपको एक रोग देखने को मिलता है, एनीमिया। ठीक है, तो आरबीसी की कमी से आपको, ऐसे रक्त की कमी से भी हम कह सकते हैं कि कमी से, क्योंकि ये रक्त का ही भाग है, तो ऐसे भी प्रश्न देखने को मिलते हैं। लेकिन आरबीसी की कमी यानी आरबीसी की संख्या अगर कम हो जाती है तो आपको रोग के रूप में एनीमिया देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अब हम डब्ल्यूबीसी की बात कर लेते हैं। डब्ल्यूबीसी, इसको अगर हम तोड़ते हैं तो डब्ल्यूबीसी यानी डब्ल्यू फॉर वाइट,
P फॉर ब्लड, C फॉर सेल, वाइट ब्लड सेल, जिसको हम श्वेत रक्त कोशिका ये भी कह सकते हैं। ठीक है, इसका एक और नाम देखने को मिलता है ल्यूकोसाइटस, ल्यूकोसाइटस भी हम कहते हैं। ठीक है, ये भी अस्थि मज्जाएं बनता है। और इसका क्या काम है, तो इसका काम है रोग प्रतिरक्षी जो रक्षा करने का काम, कहने का मतलब हमारे शरीर में जो भी संक्रमण होने वाली बीमारियां वगैरह होगी उससे लड़ने का काम करती है, यानी कि सैनिकों की तरह काम करती है ये, है ना। और साथ ही साथ ये भी कह सकते हैं कि अब किस प्रकार के रोग, तो जैसे जीवाणु संबंधित कुछ अगर रोग हो जाए, विषाणु संबंधित रोग हो जाए, या अन्य कोई भी सूक्ष्म जीव से संबंधित कोई भी संक्रमण बीमारी वगैरह हो, तो उससे लड़ने का काम करता है, उसको नष्ट करने का काम करता है WBC, है ना। और इसकी जीवन अवधि की बात की जाए तो ये अलग अलग देखने को मिल जाती है। अगर औसत रूप से अगर हम लोग बात करते हैं, ऐसे 4-5 दिन भी आपको देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि WBC के भी बहुत सारे अन्य भाग देखने को मिल जाएंगे, है ना। तो WBC अनेक अन्य भागों में देखने को मिलता है, इसीलिए इसके जो जीवन अवधि की जो काल है ये अलग अलग देखने को मिलती है ना। लेकिन औसत रूप में बात करी जाए तो लगभग वही 13 से 20 दिन या 4-5 दिन भी हम कह सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है WBC। अब बात कर ले तीसरे भाग की, जिसको हम लोग प्लेटलेट्स भी कहते हैं, जो कि इसका एक अन्य नाम रक्त बिंबाणु या थ्रोम्बोसाइटस के नाम से भी जाना जाता है। रक्त बिंबाणु या थ्रोम्बोसाइटस के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं ये क्या करता है भाई प्लेटलेट्स, तो ये करता है जो कि प्रश्न में आपको देखने को मिल रहा था कि रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। ठीक है, तो ये बात हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न है, पाचन क्रिया पूर्ण होती है, तो पाचन क्रिया पूर्ण होती है कहाँ? ऑप्शन ए अग्नाशय, बी बड़ी आंत, सी छोटी आंत, डी ग्रास नली। कौन से ऑप्शन हो जाएंगे बताइए आप लोग। अगर इस क्वेश्चन का आंसर की बात कर ली जाए तो पाचन की पूर्ण क्रिया की बात कर ली जाए तो ये होती है हमारे छोटी आंत। कहाँ होती है? छोटी आंत में। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि भोजन का पचना, ऐसे आहार नाल की शुरुआत मुख गुहा से लेकर गुदाद्वार तक होती है। भोजन के पचने की शुरुआत मुख गुहा से ही हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे आपको लार ग्रंथि देखने को मिलता है, और वो भी भोजन को, वहाँ पे भी आपको कुछ एंजाइम देखने को मिलते हैं, निकलते हैं, वो भी भोजन को पचाने का काम करता है। साथ ही साथ जैसे भोजन आगे आगे की ओर बढ़ता है तो अमाशय पहुँचता है। अमाशय में भी 3 भाग है, वहाँ पे भी आपको जठर ग्रंथि देखने को मिलेगा, है ना। तो ये सब वहाँ से पचते पचते अग्नाशय से कुछ एंजाइम निकलते हैं, वहाँ पे भी भोजन वगैरह का पाचन होता है। फिर आपको अंत में आपको छोटी आंत तक पहुँचता है। तो भोजन का पूर्ण रूपेण अगर पाचन कह ले, पूर्ण रूपेण ये शब्द बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पाचन क्रिया पूर्ण होती है, कहाँ होती है? तो ये छोटी आंत में होती है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा छोटी आंत। अब अगले प्रश्नों पे चलते हैं हम लोग। अमाशय के अग्रभाग को क्या कहते हैं? अमाशय के अग्रभाग को क्या कहेंगे? ऑप्शन ए पाइलोरिक, फंडिक, कार्डियक या एपिगोल्टिस। क्या हो जाएगा बताइए। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, कार्डियक। अब मैं क्यों बता रहा हूँ अग्रभाग, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अमाशय जो है हमारा, ये भी अलग अलग भागों में बटा है ना। अमाशय जो है आपका अलग अलग भागों में आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि उसकी भी आंतरिक रूप में अलग अलग भाग बने हुए हैं। तो पहला भाग यानी कि अग्रभाग जो होता है आपका कार्डियक होता है, फिर होता है फंडिक, और फिर होता है पाइलोरिक। और याद कीजिए जठर ग्रंथि की जो बात करते हैं तो वो जठर ग्रंथि जो है इसी पाइलोरिक के आंतरिक भागों में आपको देखने को मिलता है, और वहीं से आपको जठर ग्रंथि से प्रश्न भी आए थे पीछे। तो ये जो जठर ग्रंथि है आपको पाइलोरिक वाले भाग के आंतरिक रूप में देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो ये तीनों अमाशय के ही भाग हैं। पहले आता है कार्डियक,
दूसरा आता है आपका फंडिक और तीसरा आता है आपका पाइलोरिक। ये तो तीनों बात आप लोग याद रखिएगा। अब बात करते हैं एपिगोल्टिस क्या होता है। तो ये जो एपिगोल्टिस है ये हमारे ये जो ग्रास नली यानी कि जो श्वास नली होता है वहाँ पे एक उभरी हुई एक संरचना होती है जिसको हम एपिगोल्टिस करते हैं। और ये एपिगोल्टिस पुरुषों में देखने को मिलता है, महिलाओं में नहीं, क्योंकि ये जो एपिगोल्टिस होता है ये आपको सॉरी मैं एपिगोल्टिस के बारे में गलत बता रहा हूँ। एपिगोल्टिस ये उभरी संरचना नहीं, एपिगोल्टिस जो संरचना होती है वो आप श्वास नली में एक ऐसा भाग होता है जो कि हमारे मुख गुहा और श्वास नली के भाव को ऐसे कह सकते हैं कि द्वार के दरवाजे के रूप में कार्य करता है ना। जब हम जैसे सांस वगैरह ले रहे होते हैं तो वो क्या करता है, मुख गुहा वाले भागों की ओर झुकी हुई रहती है, यानी कि उसको बंद करके रखती है, जिससे क्या हो कि सांस जब हम ले रहे हो तो वो मुख गुहा की ओर बाहर ऐसे सांस वगैरह ना पहुंच पाए, ऑक्सीजन वगैरह ना पहुंच पाए। अब जैसे जैसे हम बात कर लेते हैं आगे की ओर, जब कभी हम भोजन कर रहे होते हैं तो वो एपिगोल्टिस क्या करता है, वो श्वास नली भागों को क्या कर देता है ऐसे मतलब नासा द्वार का जो भाग होता है ऊपर के सिरे का, तो उसको बंद कर देता है, जिससे कि हम भोजन आसानी से ग्रहण कर ले और वो भोजन आसानी से चला जाता है। और कभी कभार यही एपिगोल्टिस के ऊपर नीचे हो जाने से हमारे अंदर एक क्रिया देखने को मिल जाती है जिसको हम लोग कहते हैं हिचकी आना। ये हिचकी भी जो आता है वो इसी की वजह से आता है, यही ऊपर नीचे। कभी कभार क्या होता है, हम भोजन करने के दौरान क्या होता है कि ये श्वास नली को बंद करना रहता है। अब क्या होता है कि हम लोग खाने के दौरान क्या करते हैं, बात वगैरह करना शुरू कर देते हैं, जिस वजह से क्या होता है न्यूरॉन के द्वारा यानी कि तंत्रिका तंत्र के द्वारा जिसको यानी कि ब्रेन के द्वारा जो एक इंस्ट्रक्शन मिलना चाहिए वो इंस्ट्रक्शन पूर्ण रूप से नहीं मिल पाता है, जिस वजह से क्या होता है क्योंकि हम बात कर रहे हैं और खाना खा रहे हैं। तो अब इस कन्फ्यूजन में क्या होता है कि वो नासा द्वार वाले भागों को वो क्या करता है, वो बंद करना भूल जाता है, जिस वजह से क्या होता है कि अचानक हमें हिचकी वगैरह या भोजन करने के दौरान हम एक गांव घर की भाषा में ये भी कह सकते हैं कि सड़क जान, यानी कि अचानक भोजन का नाक वगैरह से निकल जाना, ये सारी समस्या देखने को मिलती है। ठीक है, तो एपिगोल्टिस के बारे में भी बता दिया हूँ। अब आगे बात करते हैं अगले प्रश्नों की। खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है? ऑप्शन ए मनुष्य में, ऑप्शन बी कॉकरोच में, सी घोड़ा में, डी ऊंट में। कौन से ऑप्शन हो जाएंगे बताइए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी होगा कॉकरोच, है ना। इसमें खुला परिसंचरण तंत्र होता है, देखने को मिलता है। अब अगले प्रश्नों पे चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, पाइरूवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है, यह क्रिया होती है कहाँ होती है? ऑप्शन ए कोशिका द्रव्य में, बी माइटोकॉन्ड्रिया में, सी हरित लवक में, या केंद्रक में। तो अगर आप लोग 9th में भी अगर सेल चैप्टर पढ़े होइएगा तो वहाँ पे आपको इन सारे चीज़ों के बारे में बताया गया होगा, पाइरूवेट के विखंडन से जुड़ी बातें। वैसे क्लास 10th में भी पढ़ना है तो इसलिए हम लोग पढ़ रहे हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। मैं बता चुका हूँ कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है। तो कोशिका का एक भाग है जिसको हम लोग कोशिका के ऊर्जागृह या पावर हाउस के रूप में भी इसको हम जानते हैं, इसके नाम से हम जानते हैं, यानी कि पावर हाउस के नाम से भी इसको जानते हैं, है ना। तो पाइरूवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल ऊर्जा देता है, तो ये काम करता है माइटोकॉन्ड्रिया। और यह क्रिया कहाँ होती है? तो यह होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। अगले प्रश्नों पे चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, लार ग्रंथि से निकलने वाले निम्नलिखित हार्मोन कौन कौन से हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान से पढ़िए और जवाब दीजिए। ऑप्शन ए लाइसोजाइम, बी टाइलिन, सी ट्रिप्सिन, या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक। तो कौन कौन से ऊपर वाले ऑप्शन होंगे? तो ए होंगे और बी होंगे। ये दोनों जो एंजाइम है लाइसोजाइम और टाइलिन, ये लार ग्रंथि से निकलते हुए देखने को मिलते हैं, है ना, क्योंकि ये बहुत ही अहम एंजाइम होता है। हम याद कीजिए, अभी थोड़ी देर पहले मैं बता रहा था पीछे के कुछ प्रश्नों में कि भोजन की पाचन की शुरुआत मुख गुहा से ही प्रारंभ हो जाती है ना।
तो लाइसोजाइम और टाइलिन जो होता है यही लार ग्रंथि से निकलते हैं, और लार ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, तो मुख गुहा के अंदर। तो यही दो एंजाइम होते हैं जो कि भोजन को शुरू से ही आंशिक रूप से पचाने का काम शुरू कर देते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि मुख गुहा से ही भोजन की पचने की शुरुआत हो जाती है ना। और ये जो ट्रिप्सिन है, ये ट्रिप्सिन क्या करता है कि ट्रिप्सिन आपको ट्रिप्सिन एंजाइम अग्नाशय से देखने को मिल जाएंगे। अग्नाशय ग्रंथि, अग्नाशय से आपको दो और भी एंजाइम देखने मिलेंगे। जैसे इसको अगर हम शॉर्ट फॉर्म में कहें तो LAT, L फॉर आपको लाइपेज, P फॉर ट्रिप्सिन और A फॉर एमाइलेज, ये तीनों एंजाइम निकलते हैं। ट्रिप्सिन जो कि प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है ना। अब अगले प्रश्नों पे चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में जल का अवशोषण किस भाग में होता है? बताइए, मानव शरीर में जल का अवशोषण किस भाग में होता है? ऑप्शन ए छोटी आंत, बी बड़ी आंत, सी अमाशय, डी मुख गुहा। तो बताइए कि कौन सा ऑप्शन होगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बड़ी आंत। अब क्या होता है कि भोजन हम लोग ग्रहण करते हैं, मुख गुहा से पचने की शुरुआत होती है, फिर अमाशय में आती है, अमाशय होने के बाद अलग अलग तरीके से पचते हुए पहुंचती है छोटी आंत के बाद बड़ी आंत में। अब बड़ी आंत में पहुंचने का, क्योंकि भोजन पूर्ण रूप में पच गया रहता है, पूर्ण रूप से पचा हुआ रहता है, तो उसमें उपस्थित जल का अवशोषण कौन करेगा, तो ये करेगा बड़ी आंत। और बड़ी आंत करने के बाद क्या कर देता है, ये जो फिर अपशिष्ट हो जाते हैं ये मलाशय यानी में पहुंच जाते हैं, फिर समय समय से ये अपशिष्ट के रूप में शरीर से बाहर निकलते रहते हैं, है ना। तो मानव शरीर में जल का अवशोषण किस भाग में होता है, तो बड़ी आंत में होता है। अगले प्रश्नों पे चलते हैं हम लोग। और ये जो प्रश्न है वो आज के सेशन का आखिरी प्रश्न होगा। मैं दो प्रश्न ज़्यादा कर दिया हूँ, ऐसे पिछले दो सेशन में मैं 12 प्रश्न ही लाया हूँ, और ये इस सेशन में 15 प्रश्न है। तो अच्छी बात है कि मैं सेशन के दौरान आगे बढ़ रहा हूँ, तो संख्या भी बढ़ती जा रही है सेशन में प्रश्नों की संख्या। तो बताइए कि मानव शरीर में अवशेषी अंग किस नाम से जाने जाते हैं? ऑप्शन ए अपेंडिक्स, बी बड़ी आंत, सी ग्रासनली, या डी इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएंगे इसके आंसर, बताइए आप लोग। तो इसके जो आंसर हो जाएंगे अपेंडिक्स, यही होता है अवशेषी अंग। एक ऐसा अंग होता है कि होता तो है मानव शरीर के अंदर, लेकिन किसी काम का नहीं होता है। आप यूं कह सकते हो ऐसे कि अपेंडिक्स कार्यरत ही नहीं है हमारे शरीर में, है उपस्थित रहता है लेकिन कार्यरत नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इसका जो कार्य होता है रूखे सूखे चीज़ों को पचाना। रूखे सूखे चीज़ मतलब कि वैसे चीज़ जैसे मवेशी वगैरह जो अब लोग चारा वगैरह खाते हैं, है ना, घास फूस वगैरह, उनको पचाने का काम अगर वैसे चीज़ को अगर हम ग्रहण करते रहते तो ये कार्यरत रहता है, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। हम लोग भोजन को लेते हैं तो उसको पका उका के खाते हैं, तो इस वजह से अपेंडिक्स कार्यरत वगैरह नहीं होता है। लेकिन इतना याद रखना है कि अपेंडिक्स हमें नहीं, लेकिन अन्य जैसे गाय में, भैंस में, इन सब में आपको देखने को मिलेंगे, है ना। बड़े बड़े जो भी जानवर हैं जो कि घास वगैरह, शाकाहारी जीव वगैरह खासकर जो घास वगैरह को का सेवन करते हैं, उनमें आपको ये अपेंडिक्स कार्यरत रहता है। क्योंकि आपको वहाँ पे, क्योंकि वो भोजन के रूप में उसी तरीके का भोजन करते हैं, तो इस वजह से वहाँ पे एक कार्यरत होता है, और इसका ये बहुत काम आता है, मतलब मवेशियों के लिए। मवेशी के रूप अंदर ये अपेंडिक्स जो होता है ये कार्यरत होता है, लेकिन मानव शरीर के अंदर ये कार्यरत नहीं होता है, जिस वजह से ये अंग तो होता है लेकिन अवशेषी अंग के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो ये था आज का आखिरी प्रश्न। जैसा कि मैं बता देना चाहता हूँ कि मेरी थोड़ी 2 दिनों से थोड़ी तबीयत अस्वस्थ चल रही थी, जिस वजह से मैं सेशन कंटिन्यू नहीं ले पा रहा था। आज भी मैं उतना फिट नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं सेशन को लेके आया हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि ज़्यादा गैप हो जाए, और इसीलिए मैं ये सेशन को लेके आया हूँ। अभी भी अस्वस्थ हूँ। आवाज़ से आप लोगों को पता चल रहा होगा कि आवाज़ थोड़ी मतलब अच्छी नहीं आ रही होगी, तो इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ आप लोगों से। सेशन को देखिएगा, अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा,
और जो नए आएंगे चैनल पे तो वो सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन प्रेस कर देंगे, जिससे कि आने वाले सेशन की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचती रहे। ठीक है, तो मन लगा के पढ़िए, और जो भी समस्या हो कमेंट बॉक्स वगैरह में डाल दे सकते हैं। कुछ बच्चे का ये भी प्रश्न था कि सर आप बायो लेके आ रहे हो, केमिस्ट्री या फिजिक्स वगैरह कब लेके आओगे? तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि मैं चैप्टर वाइज सेशन लेके आ रहा हूँ, तो थोड़ा उसमें समय लगेगा। मैं कह रहा हूँ कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि मैं ये एग्ज़ाम होने से पहले तक मैं हर एक चैप्टर का सेशन लेके आऊँगा, तो उसमें केमिस्ट्री भी आएगा, फिजिक्स भी आएगा, सारे सब्जेक्ट के आपको सेशन देखने को मिलेंगे। तो इसके लिए घबराने की कोई बात नहीं है। मैं क्या करता हूँ कि जैसे ही बायो का एक चैप्टर क्लियर होता है सेशन, तो मैं फिर केमिस्ट्री का एक चैप्टर का ले आऊँगा, फिर फिजिक्स का ले आऊँगा, और ऐसे ही ये साइकिल में मैं ये हमेशा हर एक चैप्टर को टच करते हुए मैं सेशन ला के आपको एग्ज़ाम से पहले ये सारा सेशन कवर करा दूंगा, जिससे कि आपको एग्ज़ाम में लाभ देखने को मिले। तो आप लोग को मैं ये बता देना चाहता हूँ कि आप लोग जब भी वीडियो देखने के लिए बैठते हैं तो वीडियो ज़रूर देखें और उसको नोट डाउन करें, उसमें के जो पॉइंट वगैरह हैं उसको भी नोट डाउन करें, और साथ ही साथ लाइक करें, क्योंकि लाइक करने से क्या होगा कि मुझे एक कहते हैं ना कि प्रोत्साहन मिलेगा, तो मैं और भी अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने आऊँगा, और जो भी कमियां रहेगी उसको सुधार के आप लोगों के बीच आऊँगा। तो मेरा ये भी एक मन था कि आप लोग वीडियो को अपने तौर पे शेयर वगैरह भी कर ले। व्हाट्सएप वगैरह अगर यूज करते हैं तो उसमें थोड़ा बहुत, मुझे ये पता है कि क्लास 10th के बच्चे ज़्यादा फ़ोन वगैरह भी यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अपने क्योंकि पढ़ाई से रिलेटेड अगर कुछ बात होगी तो आपके पेरेंट्स मना नहीं करेंगे, तो उसको आप स्टेटस में लगा लीजिए, जिससे कि और भी बच्चे को जानकारी मिले कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट सेशन चल रहा है। तो आप थोड़ा सा इतना अगर हेल्प करते तो मैं तो आप लोगों के लिए इतना कर ही रहा हूँ और आगे भी करता रहूँगा। तो चलिए हम इस सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। तो आज की सेशन यहीं पे समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत।